मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 2014 और 2019 के तरह 25 की 25 सीटों को वो जीत सकेगी, क्लीन स्वीप कर सकेगी। ये बातें मित्रों हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी 400 सीट पार करने का दावा कर रही है, लेकिन अगर राजस्थान में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के परिस्थितियों को देखें तो बीजेपी आधे से अधिक सीटों पे फंसी हुई नजर आ रही है। और उन बीजेपी के फंसने के मैं गंभीर कारणों की व्याख्या करूंगा अगले कुछ मिनटों में कि किस प्रकार कांग्रेस ने अपने अचूक रणनीति से बीजेपी को आधे से ज्यादा सीटों पे बुरी तरह से फंसा दिया है। कारण नंबर एक, अगर हम लोग देखें देश में चुनाव हो रहे हैं इसमें, तो एक तरफ टीम इंडिया है, दूसरे तरफ एनडीए है। टीम इंडिया के अंतर्गत राजस्थान में कांग्रेस तो भाग ले ही रही है, लेकिन वहां पे उसने 3 सीटें अपने सहयोगी दलों को भी दिया है, और उसमें से एक सीट नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के जो संयोजक हैं हनुमान बेनीवाल, वो लड़ रहे हैं एक सीट। दूसरी सीट बांसवाड़ा सीट पे कांग्रेस ने यह सीट दी है भारत आदिवासी पार्टी बाप, उनको एक तरह से यह सीट आवंटित किया है। और तीसरी सीट सीकर सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दिया है। मित्रों, एक तरह से अगर इस रणनीति को देखें, यानी कि कांग्रेस खुद 22 सीटों पर लड़ रही है, अब प्लस 3 सीटों पे उनके सहयोगी लड़ रहे हैं, यह एक तरह से अचूक रणनीति है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखें तो वह 25 के 25 सीटों पे चुनाव अकेले लड़ रही है, जबकि 2019 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के हनुमान बेनीवाल उनके साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो आप सोच के देखिए कि बीजेपी अकेली है और कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ है। हालांकि आप लोग कहेंगे कि हो सकता है कि एक अकेला सब पे भारी वाले स्थिति में बीजेपी अकेले ही चुनौती देने में सक्षम हो, तो इसलिए कुछ और गंभीर कारणों के तरफ भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों राजस्थान में बीजेपी प्रथम दृष्टिया कमजोर नजर आ रही है। यहां पे जब बीजेपी ने टिकट दिया है, जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि पिछले बार 25-24 सीटें बीजेपी की थी और एक सीट आरएलपी जीती थी गठबंधन में, तो एक बीजेपी के सिटिंग 24 सांसद है राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म करने के लिए अपने 24 में से 12 सिटिंग सांसदों के टिकट काटने पड़े हैं, और यह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के लोग खुद बता रहे हैं कि केंद्र सरकार का तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है ही, और अभी हाल ही में कुछ महीना पहले जो भजन लाल सरकार 3 महीने पहले आई है, उसका भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पे जमा है। लोग तुलना करके देख रहे हैं कि भजन लाल सरकार बनाम पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार, और अशोक गहलोत सरकार का पलड़ा किस तरह से भारी है। इन सबों के अतिरिक्त अब तीसरे कारण की तरफ हम लोग अगर चलें, वो कारण और भी ज़्यादा बीजेपी के चिंता को मित्रों आप लोग समझ सकते हैं उससे। और उस तीसरे कारण को समझने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय सीट पे। राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय सीट पे 2019 में सुभाष बहेड़िया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, और उन्होंने 6,13,000 वोटों से कांग्रेस को हरा दिया था। ये 6,13,000 वोटों से जो उन्होंने कांग्रेस को हराया था सुभाष बहेड़िया जी ने, यह राजस्थान के इतिहास में, संसदीय इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी को काफी मंथन करना पड़ रहा था, काफी सोचना पड़ा था। इस सीट को उन्होंने काफी पेंडिंग रखा, और 9वीं सूची में यहां के कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया। आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर ऐतिहासिक मार्जिन से 6,13,000 वोटों से सुभाष बहेड़िया जी जीते होंगे, उन्हें ही यह सीट मिली होगी। बिल्कुल नहीं मित्रों, इतने बड़े बहुमत से ऐतिहासिक जीतने वाले सुभाष बहेड़िया के भी टिकट को बीजेपी को काटना पड़ा। और सोच सकते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की स्थिति कैसी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर किस रूप में रहा होगा। थोड़ा और समझें, गहराई में डुबकी लगा के चीजें थोड़ी और समझ में आती हैं। एक सीट का वर्णन कर रहा हूं, लेकिन राजस्थान की स्थिति समझ में आएगी मित्रों। यहां पे सुभाष बहेड़िया का विरोध जो है, वहाँ के कई सारे विधायक कर रहे थे। इस कंस्टिट्यूएंसी में 7 विधानसभा हैं, और उसमें से जो 7 में से 6 विधायक हैं बीजेपी के, वो सब के सब इनका विरोध कर रहे थे। तो उनका टिकट कटने का एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, आरएसएस विचार मंच, वह भी सुभाष बहेड़िया का विरोध कर रहा था।
लेकिन आप लोग, जो लोग राजस्थान के राजनीति में दिलचस्पी रखते होंगे उन्हें, और जो नहीं भी रखते हैं वो भी समझ लें कि आरएसएस सुधार मंच के विचारों को दिसंबर में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा तवज्जो भीलवाड़ा में नहीं दिया था। आरएसएस विचार मंच ने विधानसभा के दरमियान में एक सुझाव दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी ने भीलवाड़ा में विधायक के लिए टिकट दिया था, विट्ठल शंकर अवस्थी इनको टिकट दिया था, और आरएसएस विचार मंच ने इनका विरोध किया था और बीजेपी को कहा था कि आप टिकट बदल दीजिए, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं बदला। अंततः आरएसएस विचार मंच ने अशोक कोठारी का समर्थन किया और अशोक कोठारी को निर्दलीय मैदान में उतार दिया और भीलवाड़ा से विधायक अशोक कोठारी जीत गए। तो बीजेपी जान रही थी कि आरएसएस विचार मंच के सुझावों का विधानसभा चुनाव के दरमियान में अगर उसे नज़रअंदाज किया था तो उसका खामियाजा हमें मिल चुका था। वैसे परिस्थितियों में बीजेपी ने उनके सलाह का ध्यान रखा और टिकट काट दी सुभाष बहड़िया की। तो ऐसे स्थिति में भीलवाड़ा में उनका टिकट कटना अपने आप में बीजेपी के लिए खतरे के घंटी के बड़े संकेत प्रदान कर रहे हैं। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें अगर हम लोग समझें मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने केवल कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं लिए। एक सीट है बांसवाड़ा सीट। बांसवाड़ा सीट में उन्होंने कांग्रेस से उम्मीदवार तो लिए, एक कांग्रेस से तो उम्मीदवार लिए ही, लेकिन वहाँ पे एक विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे हैं, उसके उम्मीदवार का निर्धारण भी नए नवेले कांग्रेस प्रत्याशी ने कर दिया। क्षमा करें मित्रों, थोड़ा सरल शब्दों में अगर समझें तो यहाँ पे इन्होंने बांसवाड़ा में इंद्रजीत मालवी, वो कांग्रेस से थे, कांग्रेस से लेके बीजेपी में उन्हें लाया गया और उन्हें बांसवाड़ा से सांसद के लिए टिकट दिया गया। वो वहाँ पे विधायक बने हुए थे, तो उनके कारण से बागीदौरा सीट जो है विधानसभा की वो खाली हुई। अब बीजेपी की लाचारगी समझिएगा मित्रों, बागीदौरा में बीजेपी जिन्हें एक प्रत्याशी बनाना चाहते थे उस प्रत्याशी का विरोध कर दिया इंद्रजीत मालवी ने, और इंद्रजीत मालवी ने कहा कि हमारे पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाए। बीजेपी को लगा कि भाई पति को लोकसभा का उम्मीदवार, पत्नी को विधानसभा का उम्मीदवार बनाएंगे तो फिर ऐसे स्थिति में हमारी किरकिरी हो जाएगी और परिवारवाद के जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं वो आरोप बीजेपी के ऊपर खुद लग जाएंगे कि पति पत्नी दोनों को टिकट दिया जा रहा है, एक ही साथ चुनाव होने, ये विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। अंततः इस परिस्थिति में जब इंद्रजीत मालवी ने वीटो लगा दिया वहाँ के विधायकी के उम्मीदवार को चुनने के लिए, तो फिर उनके ही मित्र को, सुभाष तंबोलिया नाम है उनका, उन्हें बागीदौरा से जो है कि बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो सुभाष तंबोलिया बीजेपी के स्वाभाविक चयनकार नहीं थे, बीजेपी स्वाभाविक रूप से उनका चयन नहीं कर रही थी, लेकिन इंद्रजीत मालवी के दबाव में करना पड़ा। तो इंद्रजीत मालवी के दबाव में बीजेपी कितनी झुकी बांसवाड़ा में, वो हम लोग समझ सकते हैं। बांसवाड़ा को लेकर हम लोग और भी समझेंगे कि बांसवाड़ा सीट पे ऐसे तो इंद्रजीत मालवी की एंट्री हो गई, लेकिन दूसरे तरफ यहाँ पे कांग्रेस ने कठोर टक्कर देने के लिए बांसवाड़ा सीट का समझौता भारत आदिवासी पार्टी से कर लिया, और एक तरह से भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के कारण इस सीट पे कांग्रेस गठबंधन की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। अब बीजेपी कितना परेशान हुई, थोड़ा उस मामले को भी समझ लेते हैं। बांसवाड़ा के मामले को लेके, बांसवाड़ा में चूँकि भारत आदिवासी पार्टी के साथ कांग्रेस के वार्तालाप चल रहे थे और वो वार्तालाप चलने में थोड़ी गति धीमी हुई उसकी, तो ऐसे में कांग्रेस ने जो है कि पहले यहाँ पे जो टिकट दिया वो अर्जुन सिंह बामनिया का जो है कि टिकट दिया, लेकिन अंततः लास्ट के समय में चूँकि अर्जुन सिंह बामनिया एक मजबूत प्रत्याशी हो जाते हैं कांग्रेस के तरफ से, यहाँ पे कांग्रेस ने यहाँ पे एक डमी प्रत्याशी को जो है कि टिकट दिया, और वो है अरविंद डामोर। अरविंद डामोर को उन्होंने आखिरी दिन, जब नामांकन पत्र जमा करने की तिथि थी, उस आखिरी दिन अरविंद डामोर जो है कि नामांकन पत्र दाखिल करते हैं कांग्रेस की तरफ से। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद समझौता हो जाता है भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और उस स्थिति में कांग्रेस आला कमान अरविंद डामोर को जो है कि आदेश देती है कि आप अपना नामांकन पत्र वापस ले लीजिए। 8 अप्रैल शाम 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस होना था,
लेकिन अरविंद डामोर ने नामांकन पत्र वापस नहीं लिया। अब किसके दबाव में नहीं लिया? स्पष्ट तौर पे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इंद्रजीत मालवीय के जीत को सुरक्षित करने के लिए वो एक तरह जैसे ही कांग्रेस ने यह निर्णय लिया, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। एक एक सीट को बीजेपी कैसे उलझ रही है और उस उलझने के चक्कर में बीजेपी को किन किन दांवपेच का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बावजूद अगर मैं कह दूं कि बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है अभी भी, और इन तमाम दांवपेच के बावजूद भी बीजेपी कमजोर हालत में। एक अभी तो हम लोगों ने एक उदाहरण समझा था बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में कि पति पत्नी को टिकट नहीं देना चाह रही थी, इंद्रजीत मालवीय के पत्नी को टिकट देने से बीजेपी बच रही थी। लेकिन इसी नियम का अपवाद देख लीजिए मित्रों, बीजेपी फिर परिवारवाद का आरोप लगाती है। लेकिन इसके लिए चलते हैं हम लोग राजसमंद लोकसभा सीट के ऊपर। राजसमंद लोकसभा सीट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बीजेपी ने मेवाड़ राजघराने से जो बहू हैं महिमा कुमारी, उन्हें टिकट दिया है, जबकि महिमा कुमारी के पति उसी राजसमंद लोकसभा सीट में ही एक विधानसभा क्षेत्र है नाथद्वारा में उनके पति विधायक का चुनाव लड़े थे और वर्तमान में विधायक बने हुए हैं। तो विधायक के समय में पति को विधायक का और आज लोकसभा के समय में उन्हीं की पत्नी को लोकसभा का टिकट दिया गया है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद के कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने वाले लोग पति पत्नी को टिकट दे रहे हैं। तो खैर ये सब तो छोटी मोटी बातें हुई मित्रों, लेकिन आज के समय में अगर हम लोग सीट दर सीट की स्थिति को देखें और जो स्थितियां बन रही हैं, बीजेपी कहां कहां पे फंसी हुई है। बीजेपी फंसी हुई है चूरू में राहुल कस्वा को, वो पहले बीजेपी में थे, राहुल कस्वा जो है वहां से कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस में आने के बाद से उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। राजेंद्र राठौर जो कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ इनके मतभेद चल रहे थे और राजेंद्र राठौर ने इनकी टिकट कटवा दी थी और उनके साथ नाराजगी के कारण से कांग्रेस ने इस मौके का भरपूर लाभ उठाया और चूरू सीट आज के समय में एक सुरक्षित स्थिति बनी हुई है। अगर हम लोग एक तरह से देखिए मोटे तौर पे शेखावटी क्षेत्र की जो स्थिति है, वहाँ पे कांग्रेस काफ़ी मजबूत हालत में है। अगर हम लोग सीकर में देखें तो मैंने सीकर में पहले ही बताया कि अमराराम को जो है कि सीपीएम के अमराराम को वहाँ पे टिकट मिला है। सीपीएम यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की उपस्थिति के कारण वहाँ पे कांग्रेस के वोट पहले बढ़ जाया करते थे और इस क्षेत्र में सीपीएम की अच्छी खासी मजबूत उपस्थिति है। यही कारण है कि सीकर सीट को भी एक वहाँ पे भी बीजेपी के लिए चुनौती काफ़ी बड़ी हो गई है। उसके अलावा अगर हम लोग झुंझुनू सीट पे चलते हैं तो झुंझुनू सीट पे जो कांग्रेस ने वहाँ पे ब्रिजेंद्र ओला हैं कांग्रेस के, और वो काफ़ी पुराने और देश भर में जाने माने नेता शीशराम ओला के बेटे हैं। शीशराम ओला की स्थिति यहाँ पे ये थी कि वो इस सीट को जीतने के लिए किसी पार्टी पे निर्भर नहीं होते थे। जिस पार्टी से इच्छा होती थी उस पार्टी से टिकट लेते थे और जीत जाते थे, और उन्हीं के बेटे ब्रिजेंद्र ओला हैं यहाँ पे। जबकि बीजेपी ने किसे टिकट दिया है? सुभकरण चौधरी को टिकट दिया है, जो कि उदयपुर शेखावटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं इस समय। उनकी स्थिति भी कमज़ोर चल रही है। सीट वाइज सीट अगर इस तरह से देखें, नागौर में हम लोग अगर देखें तो वहाँ पे ज्योति मिर्धा बनाम हनुमान बेनीवाल की स्थिति है। हनुमान बेनीवाल पहले भी जीते थे। ज्योति मिर्धा कांग्रेस से जो है कि बीजेपी ने उन्हें कांग्रेस से अपने खेमे में बुलाया उन्हें, और विधानसभा चुनाव भी लड़वाया था ज्योति मिर्धा को। वो विधानसभा चुनाव भी हार गई थी, फिर से अब उन्हें लोकसभा चुनाव में उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो इस जगह पे भी अगर हम लोग स्थिति देखें तो वो स्थिति काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है। तो देखिए, चाहे टिकटों का वितरण का मामला हो कि आपको 12 सिटिंग सांसदों के टिकट काटने पड़ते हैं। भीलवाड़ा के उदाहरण से हम लोगों ने समझा कि बहुत बड़े मार्जिन वाले जगह पे भी टिकट काटने पड़ते हैं। अन्य दांवपेच की कांग्रेस से किसी व्यक्ति को आप बुलाते हैं तो उसके आधार पे आपको विधानसभा के भी टिकटों का वितरण करना पड़ जाता है। तो बीजेपी के जो खुले दांव चलते थे राजस्थान में, उस प्रकार के खुले दांव चलने की स्थिति नहीं है। अब आते हैं मित्रों बाड़मेर सीट पे। बाड़मेर सीट पे जो है कि रोचक मुकाबला है, उसको लेके हम लोग आगे विस्तार से भी चर्चा करेंगे अलग से एक वीडियो में। लेकिन मोटे तौर पे अगर बाड़मेर को देखें तो वहाँ पे रविंद्र वहाँ के मुकाबला ऐसी स्थिति हो गई बाड़मेर में कि बीजेपी उस जगह पे भी फंस गई है। दौसा व सवाई माधोपुर,
इन क्षेत्र में किरोड़ी लाल मीणा की बड़ी ही मजबूत उपस्थिति है। किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह से उनको उनके तमाम समर्थक, उन लोगों को लग रहा था कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या उप मुख्यमंत्री जब नहीं बनाया गया तो लगा कि उन्हें बहुत मजबूत मंत्रालय मिलेगी, लेकिन इन तमाम स्थितियों में उनके समर्थकों को नाराज़गी मिली और मीणा समुदाय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यह सीट इस क्षेत्र पे भी जो है कि कहीं न कहीं स्थिति जो है कि कमज़ोर है। तो मोटे तौर पे अगर हम लोग कहें आज के समय में कि पहले तो राजस्थान में लगभग 8 सीटों पे जो है कि कांग्रेस मजबूत दिख रही थी, लेकिन आज के समय में कम से कम 13 सीटों पे कांग्रेस की मजबूत स्थिति देख सकते हैं। इसमें से एक सीट है जोधपुर लोकसभा सीट। वहाँ पे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी सीट खुद फंसी हुई है और वहाँ पे कांग्रेस ने कर्ण सिंह को टिकट दिया है। वो बिल्कुल नए उम्मीदवार हैं, दोनों के दोनों राजपूत समुदाय से आते हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर काफ़ी नाराज़गी की स्थिति पहले से ही रही है उस जगह पे। और नाराज़गी कोई बाहर से नहीं है, राजपूत समुदाय के भीतर से है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर से है। स्थिति यह है मित्रों कि गजेंद्र सिंह शेखावत आज जब उन्हें अपने कार्यों की गिनती करानी पड़ रही है तो वो अपने कार्यों की सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं। और कांग्रेस ने जिस कर्ण सिंह को जो है कि टिकट दिया है वह उनसे काफ़ी मजबूत मुकाबला कर रहे हैं और आज के समय में उनका पलड़ा भारी है। कहने को तो वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे, लेकिन जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में पानी आपूर्ति जैसे जो महत्वपूर्ण मामले थे उसके ऊपर भी वो काम नहीं कर सके हैं। तो अलग अलग हिस्सों में कानून मंत्री की जो सीट है वो भी कमज़ोर बताई जा रही है। तो 2014 और 2019 में जो स्थितियां थी मित्रों कि बीजेपी सीधे सीधे क्लीन स्वीप कर रही थी, वो क्लीन स्वीप की स्थिति नहीं है। यहाँ पे कोटा बूंदी क्षेत्र की स्थिति में हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष महोदय हैं उनके सामने में भी जो है कि संकटों की चुनौतियां खड़ी हैं। तो मोटे तौर पे अगर हम लोग कहें कि क्या बीजेपी सहज है राजस्थान में, मैं बिल्कुल कह सकता हूं मित्रों कि अगर हम लोग अभी के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में बीजेपी के लिए चुनौतियां बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होने हैं। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों के लिए मतदान होंगे और फिर 26 अप्रैल को द्वितीय चरण में शेष 13 सीटों के लिए मतदान होंगे। तो इसलिए जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां करीब आ रही हैं, राजस्थान का चुनाव काफ़ी रोचक होता चला जा रहा है और वो परिस्थितियां नज़र नहीं आ रही हैं जो 2014 और 2019 में थी। धन्यवाद मित्रों।